स्टूडेंट्स, तो कल मैंने आपको बताया था लाइट के केस में 4 केसेस बताया। जिसमें पहला केस आपका ये था कि अगर कॉन्केव मिरर है, इस तरह से बात को रिवाइज करते हैं। 4 केस मैंने बताया था और ये कॉन्केव मिरर आपको अच्छे तरीके से पता है। कॉन्केव मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। वीडियो पूरा आ रहा है ना? यस सर। चलिए, अब देखिए, आप जानते हैं मिरर का जो बीच वाला पॉइंट होता है इसी को पोल कहते हैं। ये वाला पॉइंट पोल कहलाता है, वैसे ये वाला पॉइंट पोल कहलाता है। दिस इज पोल। और पोल को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक बार बता देंगे, सब में तो वही रहेगी कहानी, सब में कहानी वही रहेगी। और देखिए प्रिंसिपल, और यहाँ पे अगर सेंटर से इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही फोकस होता है। तो मैंने पहला केस आपको बताया था कि अगर कोई रे बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से अगर कोई लाइट रे चला, मतलब लाइट जला रहा है, तो इसका मतलब कि वो रे जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी। हालांकि वो ऑब्जर्वेशन तो होता है, जैसे कोई दूर से लाइट अगर जला रहा है, ऐसा लगेगा हमारे को फोकस आ रहा है, लेकिन लाइट की जो कंडीशन होती है चलने की वो पैरेलल चलती है। दूर से आएगी तो वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल मतलब समझ ही रहे रेडी बटन से, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस से होती चली जाएगी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस। ये फर्स्ट था, a ray of light which is parallel to the principal axis after the reflection from the concave mirror it will passing through the focus. ठीक, फर्स्ट इज क्लियर। एंड सेकंड क्या है? सेंटर हो गया, इसके बीच में फोकस होता है। अगर मान लीजिए कोई लाइट रे किधर से आगे क्रॉस करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन, सेम अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ पे चला जाएगा। सेकंड केस क्या कहता है? एरिया ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट विल बी रिटर्न बैक टू द सेम पाथ। ठीक, ये दूसरा हो गया केस। तीसरा केस हमारा क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई रे फोकस से होके जाती है, अगर फोकस से होके जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस में। ऐसा नहीं लग रहा है ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला थोड़े दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, है ना? उसी का अपोजिट, हाँ उसी का अपोजिट है। यानी कि एरिया ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस देन आफ्टर द कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज थर्ड केस। फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस ये है कि अगर कोई रे पोल पे आके टकराती है, टकराने के बाद वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हम एंगल आई बोलते हैं और ये इसको एंगल आर बोलते हैं। एंगल आई जो होता है इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड। तो लास्ट वाला क्या कहता है? एरिया ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द सेम एंगल it will be reflected to the same angle, यानी कि एंगल I is equal to एंगल R, जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो 4 मैंने कल बताया था। आज हमको पढ़ना है कॉन्केव मिरर के केस में कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन है। और इमेज के बारे में मैंने बताया था आपको, इमेज कब बनता है? जब 2 रे एक तरफ पे कट करती है। जैसे ऐसे 2 रे कट करें तो ये जो मिड पॉइंट है इसी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कब से हम 2 रे, ये तो कॉन्केव मिरर के केस में हो गया। अब हम कॉन्केव मिरर के केस में देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रख दें, फोकस पे रख दें, या फिर सेंटर के बाद रख दें, है ना, तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो बस समझिए इसको। हालांकि टर्म 2 के कार्य तो है नहीं, बट बस थोड़ा सा समझने का एफर्ट करिएगा। ये तो मैंने पीछे कल पढ़ाया था, रिवाइज कर रहा हूँ। ये जान लीजिए कि बच्चों अब की बार टेंथ का एग्जाम होगा, उसके लिए आपको बहुत टाइम मिलने वाला है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव स्टार्ट होने वाला है। तो विधानसभा का चुनाव आपका देखिए फरवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा 7 चरणों में पूरा होगा, पूरे 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है।
तो टाइम आपको बहुत मिलेगा, बेहतर तरीके से तैयार करिए मैथमेटिक्स जो भी टॉपिक है, क्योंकि आधा तो रिड्यूस ही हो गया है। तो जो भी टॉपिक्स है काफी कम टॉपिक हो गई है, तो उसको आप रिवाइज करते रहिए, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और वैसे भी सिलेबस कम हो गया है। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा जाए, फर्स्ट केस है कि इन्फिनिटी पे रखा जाए, इन्फिनिटी से होके आए। दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस पॉइंट इज पोल। अगर हम कह रहे हैं कि बच्चों ये मिरर है M और M डैश, और ये जो क्या कहलाता है, अगर ये लाइन है तो इसको हम एपर्चर बोलते हैं। APERCTURE एपर्चर बोलते हैं। आप जानते हैं इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और बीच में कहीं फोकस होता है। अगर मान लीजिए कि रे कहां से आती है, इन्फिनिटी से आती है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा गया, मान लीजिए यहां पर कहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट, है ना। अगर यहाँ पे कहीं रखा है तो दो कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन तो ये हो सकती है कि या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, या तो फिर किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। तो पहला कंडीशन हमारा क्या कहता है कि सिर्फ दो रे। तो पहले क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो एक रे आती है यहां से, मान लीजिए यहां से आई और पोल से टकराई। टकराने के बाद क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर कोई रे पोल से टकराती है तो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्ट होगा तो सेम एंगल में, मान लीजिए यहां से वो 30 डिग्री एंगल बना के आया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। अब आप जानते हैं कि जो बीच वाला रे है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। दिस इज प्रेजेंटेड एज एन नॉर्मल की तरफ। और आप इसको जानते हैं, इसको एक और चीज कहते हैं, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ना कहते हैं। लेकिन जब अगर हम लाइट को पोल से हम करेंगे तो ये सेम एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि अगर कोई रे कम से कम दो रे लाइन करना है तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लीजिए कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए तब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो देखिए कहां पे कट किया है, दो पॉइंट यहां, है ना। जब यहां पे कट किया है तो इमेज का फॉर्मेशन यहां बन जाएगा, ठीक। तो ये होता है इमेज का फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट जो कहां रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब समझते हैं बहुत दूर। कभी आपने एग्जामिन किया, ऑब्जर्वेशन किया है ये आसमान कहां तक होगा, नहीं है। ऐसा तो लगता है कि मतलब आपको ऐसा पीरियड होता है कि हम वहां पे जाएंगे वहां गिर जाएगा, मिल जाएगा। बट दुनिया में आज तक कोई पता नहीं कर पाया, कोई साइंटिस्ट, कि ये आसमान या धरती ये कहां तक है। सिर्फ कहा जाता है कि 1/3 पार्ट है वाटर है, 3 भाग जल है, 1 भाग अर्थ है। बट ये कहानी को प्रूफ करने के लिए आज तक कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं है कि कहां तक है। या फिर आपके पास बहुत ज्यादा रईस खानदान के हैं, आप मुकेश अंबानी के घर फैमिली से बिलोंग करते हैं, घूमिए, ऐसा घूमिए कि आप अपना जेट हो आपका खुद का और घूमना स्टार्ट करिए, देखिए कहां तक आप जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाइए, घूमते जाइए, लेकिन कभी उसका अंत ही नहीं मिलेगा कि है कहां। किसी भी देश में पहुंच जाएंगे। अब जानते हैं कि आपके पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें 200 से ज्यादा देश है, 250, तो उतना घूमना और फिर पता नहीं कहां तक ये है। 200 से ज्यादा है देश, 250 के आसपास होगा, और एक तो देश खोजा ही जा रहा है, जहां पे कम से कम सबसे छोटा देश वेंटिकन सिटी है, वहां पे बहुत कम जनसंख्या है, मतलब 1000 के आसपास लोग होंगे बस। और आपका जो दिल्ली है ना, दिल्ली जो है लगभग आजमगढ़ जिला के बराबर है। आजमगढ़ जिला छोटा तो नहीं ना है, बहुत बड़ा है। अब पूरा दिल्ली आजमगढ़ कितना है, वही बात है। अब आजमगढ़ में अगर बात करें, यहाँ में 9 तहसीलें हैं। पहले तो आजमगढ़ और मऊ जिला एक में था, उसको अलग कर दिया गया, मऊ जिला वही।
तो ये पहला केस हो गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, इन्फिनिटी पे रखा गया था। अब दूसरा केस क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा जाए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड का मतलब उस पार। सेम फिगर, कुछ याद करना ही नहीं है। ये देखिए फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम कह रहे हैं कि बच्चों ऑब्जेक्ट यहां पे रख दीजिए। ये है ऑब्जेक्ट, चलिए अगर यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा, पहली बात तो दो रे चाहिए हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस यहां से लाइट सोर्स है, मान लीजिए यहां टॉर्च से जलाएंगे तो ऐसे जाएगी लाइट सीधी। जब सीधी जाएगी तो यानी कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाएगी तो वो कहां से होके जाती है, अभी आपने पढ़ा, फोकस से होके जाती है। बिल्कुल सही, फोकस से होके निकल जाएगी, है ना। अब आप जानते हैं कम से कम एक रे और लाइट करानी है, तो है क्या, यही से सोर्स से लाइट आ रही है, तो यहां से जब हम लाइट कराएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो आप जानते हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ में मूव कर जाती है। यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, जहां दोनों पॉइंट है। अब आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की तरफ था और यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश उल्टा हो गया और इससे क्या हुआ, छोटा हो गया। समझ पाए, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाएगा, देन रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है उसका इमेज जो है उल्टा बनेगा और ऑब्जेक्ट की साइड से छोटा बनेगा। समझ पाए, when object is placed beyond the center of curvature, then after the reflection from the mirror it will be small than the object। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। कौन सा केस था, जब ऑब्जेक्ट हम लोग कहां रखे थे, when object beyond center of curvature। See, this is second case। अब सी पर देंगे। हाँ, अब तीसरा क्या है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो चलिए इधर तो देखिए आ रहा है, इधर तक आ रहा है। यस सर, चलिए उससे थोड़ा दूर का कोई लास्ट। दरअसल मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ तो इस पे मैं शेयर करता हूँ, तो कम से कम 1000 सब्सक्राइब होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 1000 सब्सक्राइब हो गया तो यूट्यूब मुझको खुद पैसा चाहिए। हाँ 4-5 क्या बात कर रहे हैं, अब बढ़ा दिया गया होगा, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर और 4000 सब्सक्राइबर इस टाइम अगर बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सभी ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, और मतलब इस टाइम मेरे पास अभी एक भी नहीं, एक दिन में 20 सब्सक्राइबर हो गए टोटल। अरे मैं आपको सब्सक्राइब किया था, कब से डाल रहा है? हाँ अभी से, हाँ कल परसों से हुआ है। कमाने के लिए बहुत जरिया है, बस आपके पास माइंड होना चाहिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर हो, जितना सब्सक्राइबर होगी उतना आपको कमेंट वो मिलेंगे। पैसा किसका मिलता है, ऐड जो बनाते हैं उसका पैसा मिलता है, आपका ऐड आएगा। जैसे कुमार गौरव सर का राजस्थान का है, कुमार गौरव पहले बहुत ऐसी ऐसी वीडियो डाला है कि एकदम मतलब कुछ नहीं थी उसमें क्वालिटी, लेकिन इस टाइम यूट्यूब पे छाया हुआ है। कौन? कुमार गौरव राजस्थान का है, करंट अफेयर पढ़ाता है, बहुत शानदार। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, बीच में फोकस होगा भाई। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट किस ए बी है, ए बी, तो पहला केस क्या कहता है कि पहला केस ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां से होके जाए, यहीं से लाइट सोर्स जाए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फिर वो कहां से होके जाएगा, फोकस से होके चला जाएगा। क्लियर? अब फोकस से होके चला गया। अब दूसरा केस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइट जाएगी नहीं, जब लाइट अगर यहाँ पे रखी गई है तो यहाँ जाएगी या तो यहाँ से होके जाएगी। तो अब सोचिए अगर एक लाइट रे फोकस से होके जाती है तो क्या होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि पहली रे हमारा क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो फोकस से होके चली जाएगी, और दूसरा ये होता है कि अगर फोकस से होके जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
अब मीट कहाँ किए हैं दोनों रेस? यहाँ पे। इस वाले को नहीं देखेंगे, इस वाले को देखेंगे। जहां पे मीट किया है वहीं पे इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। इसका नाम A1 और B डैश रख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फिगर से क्लियर दिख रहा है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो सेम साइज में इमेज बन रहा है ना? यस। फिगर ही आपका बता रहा है when object is placed at the center of curvature then after the reflection from the mirror its image will be same to the object size। ठीक है, तो तीसरा केस हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से ऐसे ही 3 केस और पढ़ना है। ठीक, ये तीसरा हो गया। अब क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाए? फोकस पे रख दिया जाए। फोकस पे। चलिए देखते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है यार, लिखना तो बहुत इजी, बस एक बार आप समझिए आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। तीन केस हमने पढ़ लिया। अब सोचिए, देखिए अगर आप डेली क्लास करते तो कितना वो होता, मतलब मैंने अभी तो ये फर्स्ट टाइम बताया आपको, और यूट्यूब पे तो वीडियो डालता है, वो पता नहीं कौन देखता है नहीं देखता है, उसमें क्या कर सकते हैं। अब चौथा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए? फोकस पे रख दिया जाए। नहीं तो चौथा केस हमारा है, ये हो गया आपका पोल, इस मिड पॉइंट, और आप जानते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये बीच में फोकस होता है। लेकिन अभी पहला केस, एक और केस बचा है कि क्या सेंटर और फोकस के बीच में रखा, बीच में। तब मान लीजिए चलिए यहाँ पे रख दिया गया ऑब्जेक्ट, ए है बी है, ये ऑब्जेक्ट की साइज है ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे रख देंगे तो वही केस होगा कि लाइट सोर्स जाएगा तो फिर किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगी तो वो फोकस से होके चली जाएगी, ये फोकस से होके चली गई। अब देखिए लाइट विद सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है तो फिर कहां से लाइट पास करेगी? फोकस जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो यानी कि अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी नहीं तो कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। जब फोकस से होके जाएगी बच्चों तो आप जानते हैं क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना? तो कहां पर मीट कर रही है? यहां पर ए डैश बी सी। हाँ, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख दें? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में रख दें फोकस के, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कहां बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और इमेज की साइज क्या हो जाएगी? बिल्कुल इमेज की साइज आपकी हो जाएगी कितना? जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा है, इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पे क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? एट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन बिटवीन सी एंड एफ एंड सी या सी एंड एफ बात एक ही है। ठीक, पांचवा केस क्या कहता है? चौथा केस तो हम समझ गए सर, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा बड़ा होगा, ठीक। लेकिन हमारा जो पांचवा केस है वो क्या कहता है? अभी तो हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे थे, अब क्या होगा? सिर्फ फोकस पे रखना है। चलिए देखिए, फोकस पे रखना है। ये मिरर हो गया आपका ऑब्जेक्ट मिरर, ये पोल हो गया, और यहाँ पे हम बना लेते हैं फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? फोकस पे रखा गया। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया तो ये जानते हैं यहीं से लाइट जाएगी, सीधा जाएगी, इससे टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा? वो फोकस से होके चली जाएगी। इतना क्लियर है? अब क्या होगा? अब दूसरी रे कहां से जाएगी? यानी कि यहीं से हम लाइन कराएंगे तो पोल से होके जाएगी, ठीक ना? हाँ, अगर हम पोल से होके जाएगी तो लाइट रे आप जानते हैं जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तब क्या होगा? मतलब पोल से टकराई, ये देखिए टकराई, टकराने के बाद मान लीजिए अगर 30 डिग्री एंगल से आई तो वो 30 डिग्री एंगल से ही वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, कहीं वेट करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जाहिर सी बात है जब दूर जा रहा है तो इमेज से ऑब्जेक्ट की साइज से क्या हो बड़ा होगा। दूर है तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपका पांचवा केस। और एक केस बचा है, कौन सा, लास्ट वाला केस, पांचवा केस। पोल और फोकस के बीच में से, हाँ, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ठीक है, देखिए इसको। हाँ, लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट तक रखा है। ये पोल हो गया और यहाँ फोकस है। फोकस था तो पहली बात तो ये कि अगर फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये फोकस से होकर चली जाएगी और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट को लाई कराएंगे तो कुछ इस तरह से जाएगी। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई अगर तो वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ मूव हो जाएगा, तो कहीं इंफिनिटी पे जाके ये मिलेंगे दोनों, बहुत दूर जाके मिलेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, पोल एंड सॉरी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, फोकस, ठीक। अब हमारा लास्ट केस बचता है बच्चों, कौन सा लास्ट केस, ये है कि अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। तो ये तो 5 केस हो गया। अब छठवां केस है, अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। कल से आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया गया क्योंकि टर्म 2 का 2 ही पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आज इलेक्ट्रिसिटी अभी काफी ऐसा टॉपिक है, मतलब कुछ टॉपिक उसमें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने पूरा प्रोवाइड कराया था पीडीएफ आपको, तो वो समझ लिए होंगे आसानी से और नोट्स भी लिख लिए होंगे। चलिए अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और यहाँ पर कहाँ रख दें, इधर पे ऑब्जेक्ट रख दें। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पहला केस क्या होगा, पहला केस तो यही होगा कि अगर हम लाइट को कहाँ से लाई कराएं, यहाँ से लाइट लाई करेंगे, लाइट लाई कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखिए, कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके चला जाएगा। अब फोकस से होके चला गया और आप जानते हैं यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरी रे कहां से होके जाएगी, अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, तब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, जितने मतलब कि सेम पाथ में अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, पतले से चढ़े होती है। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट करेगा, है ना। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी जाके इंफिनिटी में कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इसमें जो इमेज बनेगा बच्चों, ये देखिए रे कुछ यहाँ पे जाके मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज मतलब कि इमेजिनरी इमेज जिसे कहते हैं, इसका नाम होता है। जैसे कि आप अपने फेस को शीशे में देखते हैं, तो वो इमेज जो बनता है इमेजिनरी इमेज। ऐसा नहीं कि आप गए वहां पे तो आपका जो इमेज हो गया तो बस उस शीशे में कैद हो गया, उसके बाद कोई आएगा देख नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इमेज 2 टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हम उसे कहते हैं जो टीवी स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर वगैरह से दिखाया जाता है, पर्दे पे दिखाया जाता है, वो रियल इमेज होता है। तो आप डिफिनेशन बोल सकते हैं, रियल इमेज कैन बी डिफाइंड एंड व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन एट प्रोजेक्टर। जैसे बाइक पे रहता है, हाँ, एट स्क्रीन, हाँ बाइक। और इसके पहले बाइस्कोप वगैरह रहता था, और शादी विवाह में VCR का नाम सुना होंगे, बड़े बड़े कैसेट होते थे और पर्दे पे ले जाके प्रोजेक्टर के फॉर्म में टीवी वगैरह लगता था। तो ये हो गया रियल और वर्चुअल इमेज की कहानी हो गई। आज तो इतना ही, क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे
इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक ना? हाँ, जब ये आएगा नहीं तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब टर्म 2 का कल इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर पढ़ाया जाएगा। कुछ इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओम्स लॉ हो गया और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। दो टाइप से किया जाता है, जानते ही हैं, पैरेलल और एक सीरीज में होता है। सीरीज में उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए R = R1 + R2 + R3 डॉट होता है। पैरेलल के केस में 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है? पहले तो जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में खोज किया। उससे पहले थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि अगर हम कांच की छड़ को आबनूस के कांच की छड़ को अगर रेशम के धागे पे रगड़ेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। हालांकि ये सब कहानियों में है, इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। ठीक है। थेल्स ने यह भी बताया कि बिल्ली की खाल को अगर हम कांच की छड़ से रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल पे जो है इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज और उस पे कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हालांकि ये सब कहानियां हैं, आपके सिलेबस की कार्ड ये नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारा जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। यही है कि अगर थॉमस अल्वा एडिसन नहीं रहते तो हम लोग कुछ नहीं देख पाते। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने ही इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, जो कि बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन का मिक्सचर होता है। बल्ब में दो गैस होती है, नाइट्रोजन और आर्गन। अगर उसमें ऑक्सीजन भर देंगे तो वो जल जाएगा, अंदर उड़ जाएगा। हाँ, तो वही बात, ये जो नाइट्रोजन और आर्गन है, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है एनवायरमेंट में, वो भरा रहता है। उसके साथ साथ एक नोबेल गैस भरा रहता है जिसे हम कहते हैं आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जानते हैं 7 होता है। तो इन्हीं दो गैसों का मिश्रण हुआ। जब पहली बार इसने बल्ब बनाया था 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, 1100 एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक सभा हो रही थी उस टाइम, तो अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर पाओगे, मतलब ये बहुत छोटा सा, मतलब एक छोटा सा लैब था इसके पास, वहां पे एक्सपेरिमेंट करता था। और इसको जब वो क्लास में पढ़ता था तो वो टीचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, इसलिए टीचर उससे परेशान होके उसके पेरेंट्स को बुला के कहें कि आपका बच्चा पागल है, उसे आप घर पे ही पढ़ाइए। हाँ, मतलब उसको एडिसन को, थॉमस अल्वा एडिसन, तो उसको कहें कि एक काम करिए, आपका लड़का बहुत परेशान कर देता है हमको और ये पागल है। पागल कह के वो स्कूल से तब स्कूल रिमूव कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन उसकी माँ उसके टैलेंट को जानती थी, तो वो क्या की कि अपने बच्चे को घर पे पढ़ाई, क्योंकि अमेरिका के लोग पहले से ही पढ़े थे। तो घर पे पढ़ाई। तो एक दिन हुआ क्या कि वो माँ के साथ जा रहा था मार्केट में, माँ के साथ माँ के साथ जा रहा था मार्केट में। उसने देखा कि एक चिड़िया जो है तिनका उठाई और कीड़े मकोड़े को खा के उड़ गई। तो उसने, उसके माइंड में विचार आया कि जब चिड़िया जो है उड़ सकती है तो हम लोग भी उड़ सकते हैं। तो उसने किया क्या, वो भी आया, बहुत चालाक था, वो आया, कुछ कीड़े मकोड़े को पकड़ा और उसका जो है मिक्सचर बना दिया, जूस बना दिया। जूस बनाने के बाद वो अपने नहीं पिया, अपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, बल्कि नौकरानी को, उसकी मेड थी, और नौकरानी को पिला दिया। नौकरानी बीमार हो गई। और नौकरानी जब बीमार हो गई उसके बाद पता चला कि थॉमस अल्वा एडिसन ने उसको बना के मिक्सचर। तो देख रहे हैं कि वो उड़ी नहीं बल्कि वो बीमार पड़ गई। उसकी माँ ने उसको फटकार लगा दिया, 2-3 चाटा पाए चाहे। उसके बाद हुआ कि फिर एक दिन जा रहे थे मार्केट में माँ के साथ, तो देखी कि मुर्गियां जो है अंडे को सेक रही थी। तो इन्होंने कहा जब मुर्गियां अंडा सेक सकती है तो यार हम भी सेक सकते हैं। तो फिर माँ से कहें, माँ हमें जो है कि अंडे ले लीजिए, हम भी सेकेंगे। तो ये क्या किए, अंडे लिए कुछ और ले जाके कम से कम 8-10 जो भी अंडे लिए, उसके बाद उस पर जाके बैठ गए, सारे अंडे फूट गए। फिर पिटाई खाए बेचारे। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे, लेकिन उसके पापा बहुत ही समझदार थे, उसको बहुत ज्यादा वो करते थे। वो कहते थे बेटा एक बुक हम आपको ला के दे रहे हैं, इस बुक को आपको पूरी तरह से पढ़ना है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इतना
इतना पॉकेट मनी दिया जाएगा। तो हर एक बुक को वो पढ़ लेता था जल्दी से, क्योंकि पैसा मिलता था। उससे वो एक अपना छोटा सा लैब बनाया, जो एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत करता था। लेकिन उससे पहले जब पैसे की थोड़ा सा कमी हो गई तो फिर क्या किया, उसने जो है अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? ट्रेन में। जब ट्रेन में अखबार बेचना स्टार्ट किया, उसके बाद उसे, जैसे कि ट्रेन में नहीं रहते हैं सब लोग जो समोसा लेके आते हैं, वो एक डिब्बा बुक कर लेते हैं, मिल जाता है उनको, वो 3000 4000 महीने देते हैं रेलवे को। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा डिब्बा बुक कर लिया और वहीं पे अपना लैब बना लिया और ट्रेन में ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो हुआ क्या, एक फास्फोरस होता है, ठीक है। फास्फोरस एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है जलने लगता है। जैसे फास्फोरस की बात करें तो आपके घर में सलाई होगा, तो सलाई देखते होंगे, एक हरा होता है और एक काला टाइप का ऊपर जो लगा रहता है। हाँ, तो वही जैसे ही हम उसको ऐसे रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि हवा चारों तरफ है, तो वो बर्न हो जाता है। तो वैसे फास्फोरस एक छोटा सा था, एक्सपेरिमेंट जब कर रहा था तो वो ट्रेन के रूफ पे गिर गया। जब ट्रेन के रूफ पे गिर गया तो वो क्या हो गया, एयर से कांटेक्ट किया और फिर तुरंत आग जलने लग गई, जलने लगा, ट्रेन का डिब्बा जलने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक से फिर पता चला, फिर हाहाकार मच गई कि कैसे ट्रेन का डिब्बा जल गया। तो उसके वहां पे जो आरपीएफ मौजूद थे, उन्होंने उसको फटकार लगाई और जो भी सजा थी उसको दी और उसको निकाल दिया गया, वहां से निकाल के फेंक दिया गया। कि मतलब ये बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि कई हजारों लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। उसके बाद जब हो गया, एक जगह ऐसी सभा हो रही थी, तो घूमते घूमते गया, तो सभा में कई साइंटिस्ट मौजूद थे। उन्होंने कहा हम ये बना देंगे, ये उड़ान करेंगे। तो इसने कहा कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएंगे, जिससे पूरी दुनिया को लाइट से प्रकाशित कर देंगे। तो उसकी बातों को सब लोग अनसुना कर दिए, कहे कि अच्छा तो तुम बना पाओगे लाइट, क्योंकि वो बहुत छोटा एक्सपेरिमेंटल था। तब उसका सब उपहास बनाने में, मजाक बनाने लगे। लेकिन 1880 ईस्वी में पहली बार इसने 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। 1000 एक्सपेरिमेंट? हाँ, 1000 के बाद बनाया। हाँ, तो वो 1880 में पहली बार वाशिंगटन डीसी में जाके किया, लाइट हाउस अमेरिका में। तो वहां पे उसने पहली बार चलाया और 1882 में बेचारे बनाया तो, लेकिन 1882 में उसकी डेथ हो जाती है। और जिस दिन वो मरता है उस दिन पूरी अमेरिका की लाइट, अमेरिका क्या पूरी दुनिया की लाइट बुझा दिया जाता है, क्योंकि लाइट को बनाने वाला तो वही था। चालू करने के बाद उसका बाद मर गया। हाँ, तो जब लाइट उसका बन गया तो हर साल लाइट होता है पूरी दुनिया का? नहीं, हर साल नहीं। जैसे मतलब वो मर गया जब 1882 में, तो उस दिन उसके शोक में बुता दिया गया था, क्योंकि बल्ब को उसने ही बनाया था, इसके वजह से। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब की स्थापना हुई। अब तो तमाम तरीके की एलईडी आ गई है और सीएफएल आ गया है, ये सब चल रहा है। एलईडी का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि करंट कम खींचता है, 6 वाट 7 वाट 15 वाट जिसको जैसा जरूरत है। 10 के अंदर अच्छा। हाँ, वही बात है। तरह तरह की कंपनियां लुमिनस निकाल रही हैं, कहीं हैवेल्स निकाल रहा है, कहीं कोई निकाल रहा है। हाँ, मतलब सब अपना अपना अलग कंपनी का बना के सेल कर रहे हैं। बैटरी वाला बल्ब लगा दिए। हाँ, तो चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक ना? विधिवत अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग का जो नोट्स होगा हम प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, ताकि आपको बस सिर्फ यहाँ समझना हो और घर पे जाके आप नोट्स लिखिएगा, ठीक ना? यस, कल बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें बहुत सारी बातें हैं। ओम्स लॉ के बारे में क्या होता है आप जानते हैं, ओम्स लॉ V = IR, थोड़ा बहुत सुने ही हैं। V = IR यानी कि V is directly proportional to the electric current, where R is equal to, हाँ, V = IR, I = V/R बोल सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, दो सर्किट को जोड़ने का दो तरीका होता है, एक तो पैरेलल या तो उसको सीरीज, और एक और तरीका होता है पैरेलल और सीरीज दोनों में अगर जुड़ जाए कॉम्बिनेशन। और आप जानते हैं हमारे घर की जो लाइट होती है वो कैसी होती है, किस सीरीज में जुड़ी होती है? पैरेलल। अगर सीरीज में होता तो एक अगर सर्किट जला तो पूरा बोर्ड घर का जल जाएगा, मतलब एक अगर हो जाए तो मतलब दिक्कत। वही बात है। और सीरीज वाला अगर एग्जांपल देखेंगे, कहाँ शादी विवाह में जो लाइट लगी रहती है वो सीरीज में जुड़ी होती है। देखते हैं अगर एक दो खराब होता तो सारा बंद हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ना, उसका क्या रोल होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज हम इतना एक छोटा सा
मतलब इतना पतला तांबा लगाते हैं ताकि जैसे ही लोड पड़े वो टूट जाता है और घर की लाइट चली जाती है, ताकि पूरा सर्किट आपका सेफ बचा रहे। तो ये सब यूजे हैं और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो वो फिर हम लोग कल करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो प्रैक्टिस